हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। मैं हूं विभू पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की बुक का चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब तक हमने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए और देखिए उन्हें। और आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये जो चैप्टर है प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है, एज अ अडल्ट। और दूसरी चीज़, क्लासरूम में मैक्सिमम ये होता है कि बच्चों को ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के समझ नहीं आते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ हेजिटेशन रखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी कुछ अभी टैबू है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना। तो बच्चे, ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं और वो पूछ नहीं पाते। तो इस क्लास में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके कोई भी डाउट रह ना पाए, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देयर आर 5 टॉपिक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। उसके बाद है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। 4 है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं। और लास्ट है हमारा इनफर्टिलिटी। ओके, तो ये 5 टॉपिक्स हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल, ये 2 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक और इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2, पढ़ ही लिया है। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्लोजली रिलेटेड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप, इस टर्म के बारे में आप क्या समझते हैं, ठीक है। द टर्म सिंपली refers to the healthy productive organs with normal function। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं उनका क्या होना, सबसे पहला हेल्दी होना चाहिए और दूसरा वो नॉर्मल फंक्शन करते हो, ठीक। इसको अगर वो नॉर्मल फंक्शन करते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है। और उस रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन की तरह बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हाउएवर इट हैज अ broader perspective and include the emotional and social aspect of the reproduction also। इसमें हम क्या, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें हम 2 चीज़ें, पहला है इमोशनल और दूसरा है सोशल एस्पेक्ट भी हमको डिस्कस करना चाहिए, ठीक। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि अभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे सोसाइटी में टैबू है, बहुत कम लोग बात करते हैं उसके बारे में। टीचर्स क्लास में उतना अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हेजिटेशन होता है, बच्चे जो है क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता, या फिर हम ऐसे सोसाइटी से नहीं आए हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस कर सके। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक एडवांटेज मिलता है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मैं भी विदाउट हेजिटेशन आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक आपका कमिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलेंगे WHO। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। क्या मतलब होता है WHO के अकॉर्डिंग? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। क्या मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं आप सभी तरीके से हेल्दी हो। और वो एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, इतने एस्पेक्ट हैं और इन सभी एस्पेक्ट में हेल्दी होना चाहिए एक पर्सन को, तभी हम उसको बोलेंगे कि ही इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं? पहला फिजिकल, उसका जो फिजिकली उसके जो ऑर्गन्स हैं, वो उसकी बॉडी है, वो सब क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। इमोशनली
ठीक है, इमोशंस उसके रिप्रोडक्टिव होने चाहिए, बिहेवियर भी वैसा ही और सोशली भी ऐसा ही हो, ठीक। देयरफॉर अ सोसाइटी विद द पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल reproductive organs and normal emotional and the behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called the reproductively healthy. ऐसा पर्सन जो कि फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता हो, नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन उसके हो, अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, ये पूरे एस्पेक्ट सेक्स रिलेटेड हैं और ये सभी नॉर्मल होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि ही इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक। Why is the significance of the maintain reproductive health and what are the method taken up to achieve it? Let us examine them. हमको ये जरूरी क्यों है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखना और ये कौन कौन सी मेथड हम यूज करेंगे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में फेस की जाती हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है उनको टैकल करने की, ठीक है। आइए स्टडी करते हैं। इंडिया was amongst the first country in the world to initiate the action plan and the programs at the national level to attain the total reproductive health as a social goal. इंडिया उन खास टॉर्च बीयर कंट्रीज में है इस दुनिया की जो कि उन्होंने इनिशिएट किए कुछ एक्शन प्लान्स, किस पर डिपेंड करते थे, जो कि नेशनल लेवल पे थे, अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। उन्होंने एक सामाजिक लक्ष्य निर्धारित किया, सोशल गोल बनाया, क्या अटेन करने के लिए, टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब वहां पे जितने भी सिटीजन है इंडिया के उनको टोटली रिप्रोडक्टिव हेल्दी बनाने का इन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। दिस प्रोग्राम कॉल्ड द फैमिली प्लानिंग, इसी को क्या बोला गया, फैमिली प्लानिंग, जिसको हिंदी में परिवार नियोजन बोलते हैं। वो इनिशिएटेड इन 1951। सोचिए इंडिया ने 1947 में जब उसको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद 1951 में ही उसने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे सबको उसी टाइम से इतना पता था कि इसकी कितनी ज़रूरत है। एंड वो द पेरियोडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डेकेड, और वो हर डेकेड पे क्या किया गया, असेस करते गए, उसमें जो इंप्रूवमेंट लानी थी वो चीज़ें ऐड ऑन करते गए। इंप्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर reproduction related areas are currently in operation under the popular name the reproductive and child health care. ये प्रोग्राम क्या था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम्स, ओके। creating the awareness among people about the various reproduction related aspect and the providing facility to support for building up a reproductively healthy society. तो उन्होंने क्या किया, ये RCH का क्या फंक्शन था कि ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि जो सोसाइटी हो हमारी वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो, हेल्दी हो, ठीक। तो आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम, और यही यहाँ इस प्रोग्राम का क्या था, सबसे मेजर टास्क भी था, ठीक, सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इंडियन सोसाइटी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी पहले, ठीक। अगर वैदिक पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब से इन्वेडर्स इंडिया में आने लगे तो फिर क्या हुआ, उनकी जो थिंकिंग थी थोड़ा सा जैसे नैरो होती गई, और फिर क्या टैबू बन गया ये सारी चीज़ें, और इसीलिए क्या हुआ, तो यही मेजर टास्क था कि हमें अपनी सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रखना सिखाना पड़ा ना। तो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, किससे, ऑडियो विजुअल, मतलब आपको क्या करना था कि रेडियो पे चीज़ों को प्रोग्राम्स आते थे, ठीक, और प्रिंट मीडिया, पैम्पलेट्स या फिर पोस्टर्स बना करके जगह जगह लगाना। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एजेंसीज जिनको NGO बोलते हैं, उन सब ने मिल करके काम किया, ठीक, और उनके बीच में रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट को थोड़ा सा उनके जो बीच में क्यूरियोसिटी थी उसको भी उन्होंने बताने का ट्राई किया, और जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व किया। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर एंड फ्रेंड ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसएमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स से, फ्रेंड से, रिलेटिव, टीचर और टीचर से, इन सब से क्या हुआ, ये भी मेजर रोल प्ले कर रहे थे, कैसा, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स थे पर्सन में उनको दूर करने के लिए। Introduction of sex education in school should also be encouraged to provide right information the young so as to discourage the children
फॉर बिलीविंग इन मिथ्स। देखिए क्या है सेक्स एजुकेशन, इसको बहुत टाइम से माना जा रहा है कि करिकुलम में ऐड किया जाएगा, और इसी वजह से क्या हो रहा है, सेक्स एजुकेशन को इनकरेज किया जा रहा है। स्कूल में इन सब चीज़ों को बताया जाने लगा कि इन सब जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रहा जाएगा, और उनमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मिथ्स या होते हैं, बिलीव्स होते हैं, अगर वो राइट है तो ठीक है, और अगर मिथ है तो उनको दूर किया जाए। ठीक है, हैविंग द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, अगर सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट का कोई मिसकॉन्सेप्शन है बच्चों के बीच में तो उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस प्रोग्राम के थ्रू। एडोलसेंस एंड द रिलेटेड चेंजेस, जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो एक चाइल्ड होता है वो धीरे धीरे, ना तो अभी जो प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलसेंस के टाइम पे वो ना तो एक अडल्ट बन चुका है, ना ही अभी पूरी तरह से बच्चा ही है, तो बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है उस टाइम पे उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो उस क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही सही प्रोग्राम था। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है, क्या सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस बताने के लिए भी ये यूज किया गया। ओके, फिर एसटीडी के बारे में बताया गया, एड्स के बारे में बताया गया इन्हीं मेथड से। ठीक है, इट वुड हेल्प पीपल द स्पेशली दोज इन द एडोलसेंट एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। तो जब उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें उसकी मुश्किल पता चलेगी। ठीक, कि एड्स या फिर एसटीडीज क्या होती हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम होगी, अगर उनको अपने एडोलसेंस पीरियड में पता चल गया तो धीरे धीरे क्या होगा, जब वो अडल्ट होंगे उनको इन सब के बारे में नॉलेज होगी और ये सारी डिजीज को स्प्रेड होने से रोका जा सकेगा। एडुकेटिंग people especially fertile couples and those in the marriageable age group about available birth control options, क्योंकि हमको पता है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तो हमारे इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है दुनिया में। तो क्या था, पहले से ही ये तैयारी की गई थी, जो फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम था, कि जो फर्टाइल कपल्स हैं और या फिर जो मैरिजेबल एज ग्रुप है उनको हमें इस बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा जा सकता है। ठीक, उसके कई मेथड्स हैं। केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर्स जो हैं उनका केयर किया जाए कि उनके पास जो उनका जो चाइल्ड है और वो खुद बहुत हेल्दी रहे, जैसे कि एक वो हेल्दी सिटीजन को बर्थ दे। ठीक, आगे चल के उसके अंदर इतनी बीमारियां ना हो कि वो हमारे इंडिया के या हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेट ना कर पाए, या फिर उसकी टाइम से पहले डेथ हो जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेग्नेंट मदर को बहुत हेल्दी रखना होगा इसके लिए। या फिर पोस्ट नैटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, बर्थ के बाद दोनों का जो केयर है उसके बारे में बताया गया है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। ठीक, जेंडर रेशियो के बारे में कई बार टेंशन हो जाती है ना इंडिया में कि इस जगह का जेंडर रेशियो बहुत बेकार है, इस जगह का जेंडर रेशियो अच्छा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल मानना, इन सब चीज़ों, इन सब बिलीव्स को क्या करना, सबके दिमाग में स्टेबल करना, एस्टेब्लिश करना भी जरूरी था। ठीक है, वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस टू ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली टू डिजायर्ड साइज। और जो हमारी जो सोशल कॉन्शियस फैमिली है, जैसा फैमिली के बारे में हम सोचते हैं वो बिल्कुल हेल्दी हो, ये हेल्दी फैमिली बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी कैंपेन्स हुई, जो कि किसके अकॉर्डिंग थी, फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सारी कैंपेन्स चल रही हैं, आज तक चलती आ रही हैं, बस उनमें इंप्रूवमेंट डेकेड बाय डेकेड होता जा रहा है। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द uncontrolled population growth, social evils like the sex abuse and sex related crimes etc. और जैसे कि uncontrolled population growth हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, कि हम अपने अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इंडिया अभी तक डेवलप्ड नहीं हो पाया, अभी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, शायद हमारी पॉपुलेशन कम होती तो अब तक हम डेवलप्ड हो चुके होते। फिर सोशल एविल्स कौन कौन सा, जैसे सेक्स अब्यूज। ठीक, ये बहुत कॉमन है, आप हर दिन आए दिन आपको न्यूज़पेपर में ऐसे जो बैड इंसिडेंट्स हैं पढ़ने को आते होंगे, या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम आप पढ़ते होंगे। ये हमारी सोसाइटी में किस तरह से फैल गया है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बचपन में शायद उनको सेक्स एजुकेशन नहीं दी गई है, जो ऐसा क्राइम करते हैं। ठीक, नीडेड टू बी क्रिएट टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप द नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम
and thereby build up a socially responsible and the healthy society. मतलब इस जो प्रोग्राम का एक और हमें एम पता चला कि ये क्या करना चाहते, इस प्रोग्राम के थ्रू हमारे जो सिटीजन है, हमारी जो सोसाइटी, उसको कैसा बनाना है, सोशली रिस्पॉन्सिबल, जहां पर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स ना हो, सेक्सुअल अब्यूज ना हो, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो और हेल्दी सोसाइटी बनाए. ठीक है. फिर क्या है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है. यहां पे क्या है, इट रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. अब इसको जो हमारे जो प्रोग्राम है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इतना प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी. ठीक है. ठीक. तो वो चीजें क्या हो सकती हैं, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमें चाहिए. ठीक. जहां पर क्या क्या हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो, जिनकी हम राय ले सकें, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की. ठीक है. मटेरियल सपोर्ट, जो मटेरियल की जरूरत है उसका सपोर्ट दिया जाए. ओके. दीज आर द एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस and the care to people to reproduction related problem like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. ठीक. मतलब जो ये प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होंगे वो क्या करेंगे, हमें किस चीज में मदद कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन हेल्थ जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी में हमें क्या कर सकेंगे, एक अच्छा हमें क्या रास्ता बता सकेंगे कि इन प्रॉब्लम को हम टैकल कैसे करें, एक सुझाव अच्छा देंगे. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक, अच्छी जो टेक्निक इस दुनिया में आई हैं इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, न्यू स्ट्रेटजीज जो आई हैं टाइम टू टाइम ये आती रहती हैं, ये हमें यही बताएंगे. ठीक है. फिर बैन ऑफ द एमिनो synthesis for the sex determination to the legally check increasing the menace of female foeticide. ठीक. जो गर्ल चाइल्ड को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ना, यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड जो होता है उसको रोकना, या फिर एमनियोसेंटेसिस जो होता है, एमनियन फ्लूइड को निकाल करके हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि जेंडर क्या होगा बच्चे का, तो इन सब चीज़ों को रोकना, बैन करना. क्यों? क्योंकि यहाँ जेंडर रेशियो खराब हो जाएगा. ठीक. मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन मतलब जो वैक्सीनेशन होता है चाइल्ड का प्रॉपर, उस पर ध्यान देना. ठीक. और बहुत सारे प्रोग्राम है दैट मैरिड द मेंशन दिस कनेक्शन. और इन amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developed fetus is taken to the analyze in the fetal cell and dissolve the substance. This procedure is used for test for the presence of the certain genetic disorders such as the Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. ठीक है. एंड द डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस. अगर हम एमनियन फ्लूइड होता है उसको निकाल करके उसको हम एग्जामिन करें तो हम उससे बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, हम इन सबको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इस फीटस में ऐसा है कि नहीं. अगर ऐसा होता है तो अबॉर्शन के थ्रू क्या करेंगे, उनको हम बॉडी के बाहर रिमूव कर लेंगे. अगर वो हेल्दी होता है तब हम उसको क्या करते हैं, सर्वाइव करने देते हैं. ठीक. तो सर्वाइबिलिटी एक फीटस की डिपेंड करती है जब ये चेकअप किया जाता है. ओके. रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि दोनों सपोर्ट करते हैं. यहां पे कुछ न्यू मेथड्स को आपको फाइंड आउट करना है उनके बारे में. ठीक. यहां पे डू यू नो दैट द सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ, इंडिया. यहां पे क्या दिया गया है, एक सहेली नाम का कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो कि साइंटिस्ट ने डेवलप किया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया में. ठीक है. जिसको क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जा सकता है. ठीक. बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स,
increase the number of medically assisted deliveries and the better postnatal care leading to the decrease the maternal and the infant mortality rate। मतलब हमारे यहाँ की जो फैसिलिटीज हैं किसके लिए, चाइल्ड के लिए और मदर के लिए, उसको इतना डेवलप किया जाए कि जो पोस्ट नेटल केयर होता है उसको अच्छे से किया जाए, क्योंकि मेडिकल सपोर्ट उनको दिया जाए। डिलीवरीज होने के बाद जो मदर है उनका बहुत खास ध्यान रखा जाए कि उनकी डेथ ना हो या फिर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब के लिए क्या होता है, ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद द स्मॉल फैमिली, और ऐसे कपल्स को इनकरेज किया जाए जिनकी फैमिली छोटी है, जिनके पास क्या है, एक या दो चाइल्ड हैं, ऐसे कपल्स को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। बेटर डिटेक्शन ऑफ द क्योर ऑफ द एसटीडी, और डिटेक्शन किया जाए, लोगों को रैंडमली चेक करते रहें कि उनको एसटीडी तो नहीं है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को फैलने से रोका जाएगा। ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटी फॉर द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे ये आपने पढ़ा। ऑल इंडिकेट इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, और इस तरह से अगर हमने ये सारा इंप्लीमेंटेशन अपनी सोसाइटी में कर लिया तो हमको एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मिल जाएगी, जहां पर कोई सेक्सुअल अब्यूज नहीं होगा, जहां पर एसटीडीज नहीं होंगी, जहां पे मदर और चाइल्ड हेल्दी होंगे और जो फैमिली होगी वो भी हेल्दी होगी। तो और इस तरह से एक एक फैमिली हेल्दी हुई तो सोसाइटी भी हेल्दी होगी। शायद मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा ये तो सपने वाली बात है, कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम उसकी तरफ बढ़ तो सकते हैं, हम जहां पर हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अवेयरनेस आपके लिए जरूरी है। जो सेकेंड टॉपिक हमने आज चूज किया है पढ़ने के लिए वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड द बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन हमारे पास है उसी पे हम स्टेबल हो जाएं, पॉपुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा ना बढ़े, धीरे धीरे बर्थ रेट को कम किया जाए और एक ऐसी परसेंटेज पे रखा जाए जो कि हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, in the last century all around the development in various fields significantly improved the quality of life। हमने देखा कि पिछली सेंचुरी से जो है हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ती चली गई, मतलब हमें कोई छोटी या बड़ी बीमारी होती है तो हम मेडिकल सपोर्ट लेकर के ठीक हो जा रहे हैं, जबकि पहले ये छोटी बीमारियां ही, जैसे आपने ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में सुना होगा। ठीक, ये ऐसी बीमारी थी कि अगर होती थी तो इंग्लैंड की बहुत सारी पॉपुलेशन एक बार में पूरी वॉश आउट हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे। लेकिन अब क्या है कि ऐसी बीमारियां जो है कंट्रोल में आ गई, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी की वजह से। मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है कि हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, तो लोग जो डेथ रेट है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन बर्थ रेट बढ़ गया है। ठीक, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बहुत तेजी से बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटी, बेटर लिविंग कंडीशन हो गई है। ठीक, एक्सप्लोजिव इंपैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और इस वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी पूरी दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग 1900 रॉकेटेड टू द अबाउट 6 बिलियन बाय द 2000। 1900 में 2 बिलियन लोग थे और जब हम कहां पहुंचते हैं 2000 में, तो वहां पे कितने हो जाते हैं, 6 बिलियन, लगभग 4 बिलियन इकट्ठे बढ़ गए, और 7.2 बिलियन इन 2011, और 2011 में 7.2 बिलियन हो गए। ठीक है, जस्ट 11 ईयर में। सिमिलर ट्रेंड वाज द ऑब्जर्व इन इंडिया टू, आवर पॉपुलेशन विल द अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे थे। बाय 2000 द क्रॉस 1.2 बिलियन इन द मे 2011, और अब ये 1.2 बिलियन हो गया 2011 में, और ये अब तो और ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अप्रॉक्स 1.5 बिलियन हो चुका है। ठीक है, और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, maternal mortality rate MMR and the infant mortality IMR, as well as an increase in the number of people in reproductible age are probable reason for this। अब इसका रीजन हमने यहाँ पे क्या देखा कि बहुत ही रैपिड डिक्लाइन हुआ किसमें, मैटरनल मॉर्टेलिटी में। जो मदर बर्थ देने के बाद उनकी डेथ हो जा रही थी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, या फिर उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती थी, वो बहुत रैपिड डिक्लाइन हुआ। मदर अब उतनी नहीं मरती हैं, मतलब एमएमआर का जो रेट है वो बहुत तेजी से डाउन हुआ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत रेयर केस में आप सुनते हो किसी जो इन्फेंट की डेथ हुई हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही रैपिड ग्रोथ हुई, किसमें, पॉपुलेशन में। आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम थ्रू वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हमें अपने जो RCH चल रहा है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है, उसमें हमें क्या इंक्लूड करना है, हमारा अब जो नेक्स्ट एम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना, क्योंकि हमने MMR और IMR को डाउन कर लिया है, अपने काम को कर लिया है।
was only the marginal. According to the 2011 census report, the population growth rate was the less than 2%. ठीक है, 20/1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी क्या थी पहले, 2%, लेस देन 2% थी जब हम क्या करते थे, इंडिपेंडेंट, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब क्या है, ये बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ती जा रही है और ये अलार्मिंग ग्रोथ तक पहुंच गई है। कहां तक पहुंच गई है, अलार्मिंग ग्रोथ। ठीक है, जो कि हमारी स्कैरसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे अब जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसकी कमी होना शुरू हो जाएगी। फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथिंग हो गई, इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्राम मेड द दोज एरिया। अब हमारी जरूरत है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कम कर ले, वरना अगर इस तरह से ये अलार्मिंग ग्रोथ करती गई हमारी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की, तो बेसिक नीड की चीजें, फूड और शेल्टर की कमी होने लगेगी। ठीक है, देयरफॉर अगर फूड और शेल्टर की कमी होगी तो फिर क्या होगा, सोसाइटी में फिर से वही सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, सेक्सुअल अब्यूज बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो Therefore, the government was the forced to take up the serious measure. अब हमें क्या लेना होगा गवर्नमेंट को, serious measure. Check this the population growth rate. Okay? अगला है, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सबसे पहला है द मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। छोटी छोटी फैमिली को क्या कर देना, मोटिवेट कर देना और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताना। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में आपने पोस्टर बिल्स पे ये सब देखा होगा, जैसे कुछ यहाँ पे स्लोगन्स आपके, जैसे हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, मतलब 2 पेरेंट और 2 बच्चे, ऐसी छोटी फैमिली को प्रमोट किया, आपने जरूर देखा होगा। मेनी कपल मोस्टली ऑफ द यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन द अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड नॉर्म। और उन्होंने क्या कर लिया है, जैसे कि जो प्रोफेशनल्स जो अर्बन एरिया में रहते हैं उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली है कि उनके एक ही बच्चा होता है। ठीक है, फिर मैरिजेबल एज को बढ़ा देना, फीमेल टू 18 ईयर एंड देन द मेल 21 ईयर। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि फीमेल की जो एज है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, सेम 21 लाइक मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इंसेंटिव्स गिवन टू द कपल, अगर कोई कपल जो कि स्मॉल फैमिली है जिसकी, तो उसको इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है, टेक टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ये कुछ हमने यहाँ पे रास्ते सीखे फैमिली प्लानिंग के, क्या है, स्मॉलर फैमिली को मोटिवेट करना, फिर पोस्टर बिल्स पे ऐसे स्लोगन्स देना जो कि हमें मोटिवेट करें ऐसे फैमिलीज को। ठीक है, और जो मैरिजेबल एज है उसको थोड़ा बढ़ा देना या फिर यही रखना। फिर कपल जो कि स्मॉल फैमिली के हैं उनको क्या करना, उनको थोड़ा प्रमोट करना। ठीक है, इंसेंटिव्स देना। आइए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो अगर वो चाइल्ड इस दुनिया में आ जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही होगी और जो पेरेंट है उनके ऊपर भी एक प्रेशर बनेगा कि उनको किस तरह से हम क्या करवा पाएँ, उनको भी सारी फैसिलिटीज़ दे पाएँ। ठीक, एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये सारी चीज़ें उन पेरेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ना चाहते हुए भी। इसलिए क्या करना है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने की बहुत सारी मेथड्स हैं। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी द यूजर फ्रेंडली। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होती हैं, ऐसी मेथड्स जिनका यूज़ करके हम क्या कर सके, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, बर्थ कंट्रोल कर सके, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए, वो क्या है, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, जो यूज करे उनके लिए आसान होना चाहिए यूज करना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल विद नो और द लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो या तो इतना कम हो जिसको नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं। इट ऑल्सो शुड इन द नॉर्म इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिजायर एंड और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूजर। और जो यूजर है उसके सेक्शुअल एक्ट या डिजायर को ये कम ना करे, सेक्शुअल ड्राइव को। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विथ कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि इन कैटेगरीज में हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर लेंगे। पहला है नेचुरल या ट्रांजिशनल, नंबर 2 बैरियर, नंबर 3 आईयूडीज, 4 है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नंबर 5 है इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स एंड लास्ट है सर्जिकल मेथड। इतनी मेथड्स हैं जिनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में यूज की जाती हैं। ठीक है, आइए
नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। जो नेचुरल मेथड अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसमें हमें क्या करना है, ऐसे चांसेस को रोकना है जब ओवम और स्पर्म एक दूसरे से मीट करते हैं। ठीक है, अब इस पे हमें ध्यान कैसे देना है, पीरियोडिक abstinence is one such method in which the couple avoid or abstain from the coitus from day 2 10 to 17 of the menstrual cycle when the ovulation could be expected। मतलब क्या करें, जो menstrual cycle का 10वां और 10 to 17th डे होता है जिसमें ओवल्यूशन हो जाता है, उन डेज में क्या करना है, कॉपुलेशन प्रिवेंट करना है, कॉपुलेशन अवॉइड करना है। ठीक है, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर द वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब ये 10 to 17 डेज में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉन्ट्रासेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन क्या करना चाहिए, यहाँ पे contraception should be prevented, withdrawal or the coitus interruptus withdrawal or the coitus interruptus is another method in which the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation। यहाँ पे क्या होता है कि जो नेचुरल मेथड में क्या होगा, इजैकुलेशन के जस्ट बिफोर जो मेल होता है वो अपने पेनिस को वजाइना के बाहर निकाल लेता है। जो इजैकुलेशन होता है वजाइना के अंदर ना होकर के बाहर ही हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो है lactational amenorrhea, absence of the menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of the intense lactation following the parturition। क्या होता है कि एक पीरियड होता है जब लैक्टेशन बहुत तेजी से हो आफ्टर पार्चुरेशन, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उस टाइम पे अगर कॉपुलेशन किया जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, chance of the contraception are almost nil। और जब तक जो मदर होती है अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती रहती है, तब तक प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट नील होते हैं। कॉन्सेप्शन के जो चांसेस होते हैं वो नील होते हैं। However, the method has been reported to the effective only up to maximum period of 6 month। ये केवल पार्चुरेशन के 6 महीने तक का ही ये मेथड चल सकती है, उसके बाद ऐसा नहीं होता। As no medicine or devices are used in these method, यहाँ पर कोई भी मेडिसिन या फिर डिवाइसेस यूज नहीं की गई हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चांसेस ऑफ फेलियर थ्रू दिस मेथड आर ऑल्सो हाई, लेकिन इस मेथड का फेल होना मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है कभी कभी, इसलिए इसमें चांसेस है फेल होने का थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हाँ यहाँ पे साइड इफेक्ट क्या है, नील है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। यहाँ पे क्या होता है, बैरियर का मतलब बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को हम प्रिवेंट करते हैं एक दूसरे से ज्वाइन होने में, फिजिकली मीटिंग इनकी प्रिवेंट की जाती है। बैरियर सच एज मेथड आर अवेलेबल फॉर द बोथ, ये मेल के लिए भी हैं और फीमेल के लिए भी हैं, जैसे कि कॉन्डम्स यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये है मेल कॉन्डम और ये है फीमेल कॉन्डम। इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फिजिकल बैरियर की तरह यूज़ कर सकते हैं इनको। बैरियर मेड ऑफ द, इसको किससे बनाया जाता है, थिन रबर, latex sheath that are used to cover the penis in the male or the vagina and the cervix in female। ठीक है, इसको कवर कर लिया जाता है जिससे जो स्पर्म होता है वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक, so that the ejaculated semen would not be enter into the female reproductive tract, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच ही नहीं पाता सीमेन। ठीक है, दिस कैन बी प्रिवेंटेड द कॉन्सेप्शन, ये कॉन्सेप्शन को ये भी प्रिवेंट करता है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड फॉर द कॉन्डोम फॉर द मेल। ओके, यूज ऑफ कॉन्डोम हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू दिस एडिशनल बेनिफिट फॉर द प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग STIs एंड द एड्स। और आजकल जो है कॉन्डोम का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के साथ साथ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है और एड्स, इन सबसे प्रिवेंट भी करता है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम आर द डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होते हैं, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स द प्राइवेसी टू द यूज़र। ठीक है, फिर है डायाफ्राम
cervical caps, vaults are also barrier made for the rubber that are inserted into the female reproductive tract to the cover cervix during the coitus. ठीक है, कोइटस के टाइम पे क्या होता है, इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्डोम की जगह. डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड द वॉल्ट, इनका भी यूज़ इसी तरह से किया जाता है. बट इनको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करती है, ट्रैक्ट को कवर करती है. दे प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन बाय द ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म. ये वही चीज़, एंट्री ऑफ स्पर्म प्रिवेंट हो जाता है थ्रू आउट द सर्विक्स. दे आर रीयूजेबल, लेकिन ये रीयूजेबल होते हैं. स्पर्मिसाइडल क्रीम, कुछ क्रीम्स होती हैं, जेलीज एंड द फोम आर यूजुअली यूज टू अलॉन्ग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी. ठीक, यहाँ पे क्या है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, ऐसी क्रीम्स, जेली या फिर फोम जिनका यूज़ इस तरह से किया जाए कि वो स्पर्म को किल कर दें और प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे कम हो जाए, ऐसे भी जेल और क्रीम्स अवेलेबल हैं. Another effective and popular method used for the intrauterine device, IUDs. ये क्या होती हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. ये ऐसी डिवाइस हैं जो इंसर्ट की जाती हैं डॉक्टर के थ्रू, या एक्सपर्ट नर्स होती हैं जिनको यूटेरस में या वजाइना में इनको इंसर्ट कर दिया जाता है. दीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर द प्रेजेंटली अवेलेबल एज नॉन मेडिकेटेड IUDs लाइक द लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग IUDs जिनको CUT या कॉपर टी बोलते हैं, CU7 या मल्टी लोड 375, एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेट LNG20. IUDs इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म. ये क्या करती हैं, IUDs जो होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये फैगोसाइटोसिस करती हैं. फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस वर्ड बोल रहा है इसका मतलब होता है सेल ईटिंग. तो ये क्या करती हैं, सेल ईटिंग, मतलब यहाँ पे स्पर्म को क्या कर लेती हैं, वो ईट कर लेती हैं विद द यूटेरस. ठीक है, फिर क्या होता है, द CU आयन रिलीज द सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. और जो कॉपर होता है वो स्पर्म की फर्टिलिटी की कैपेसिटी और उनका जो मोटेलिटी रेट होता है, जो मूव करते हैं अंदर की तरफ, वो क्या होते हैं, रुक जाते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लो चलने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी जो मोशन है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, और जब मोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो वो ओवम तक पहुँच ही नहीं पाते हैं. मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. और यूटेरस को भी ये इम्प्लांटेशन, मतलब जो इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है आकर के यूटेराइन वॉल में, वो अटैच होता है, इम्प्लांटेशन के लिए वो अनसुटेबल हो जाता है. ठीक है, इसलिए वहाँ पर कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती. एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म. और जो सर्विक्स होता है वहीं पर स्पर्म रुक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, हॉस्टाइल हो जाते हैं. IUDs आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी. ऐसी वुमेन जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, उनके लिए IUDs बहुत ही फायदेमंद होते हैं. ठीक, और या फिर स्पेस रखना चाहती है 2 चिल्ड्रन की, एक अच्छा बड़ा बच्चा हो जाए उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी के लिए, तो उनके लिए यूजफुल है. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया. ओके, फिर है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय फीमेल. दे यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या फिर पिल्स बोलते हैं. इनको खा करके वो क्या करती हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली, इसको डेली खाना होता है, और पीरियड ऑफ 21 डेज तक खाना होगा, जब स्टार्ट होगा प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिनों के बाद स्टार्ट करना होगा खाना, और फिर आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अकर, इट हैज़ बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन. तो तब तक 21 days तक उन्हें खाना होगा जब तक कि वो नहीं चाहते कोई भी प्रेगनेंसी. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पिल्स क्या करती हैं, इफेक्टिव हैं. ये इनहिबिट करती हैं ओव्यूलेशन ही नहीं होता, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और जो सर्विकल म्यूकस है वो भी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देती हैं. इस तरह से ये बहुत इफेक्टिव होती हैं. ठीक, अगला है
Progesterone alone to the combination with estrogen can also be used female as the injection or the implant under the skin, या फिर ये इंजेक्शन के थ्रू भी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले लेती हैं, और या फिर अपनी स्किन के अंदर क्या करती हैं, इम्प्लांट करा लेती हैं ऐसे डिवाइसेस जो कि क्या करती हैं, ये पिल्स की तरह काम करती हैं, और इनको खाना भी नहीं होता, इफेक्टिव पीरियड मच लॉन्गर होता है इनका। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन और द प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन combination or IUDs within 72 hours of the coitus have been found to be very effective as the emergency contraceptive. They could be used for the avoid possible pregnancy. मतलब coitus के लगभग 72 आवर्स तक के अंदर अंदर हमें इन सब मेथड को यूज़ कर लेना है, तभी जा करके वो क्या कर पाएगा, प्रेगनेंसी को रोक पाएगा। ठीक है, ड्यू टू रेप और द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर ऐसा कोई पॉसिबल प्रेगनेंसी है, जैसे कि आपने देखे यहाँ पे रेप या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, तो 72 आवर के अंदर अंदर हम इन मेथड्स का यूज़ करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करा सकते हैं। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स भी हैं जिनको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, आर जनरली एडवाइजेबल फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर, द टर्मिनल मेथड ऑफ प्रिवेंट एनीमोर। ओके, तो यहाँ पे अगला है जो सर्जिकल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस को, मेल में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वॉसेक्टॉमी। वॉसेक्टॉमी का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वॉस डिफरेंसेस को हम क्या कर देते हैं, काट करके यहाँ पे बांध दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, स्पर्म यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, और इस वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, आफ्टर कॉपुलेशन। फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट इन देयर बाय द, अगर मेल में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी, अगर फीमेल में है तो ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब और वॉस डिफरेंसेस को कट करके उनको टाई कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, ये हाईली इफेक्टिव है और रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ऐसे पेरेंट जिनके पास जिनके बच्चे हेल्दी हैं और बड़े हो चुके हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मेथड है, वो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इट नीड टू बी एम्फेसाइज द सेक्शन ऑफ द सुटेबल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, जैसा भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जिसको सुटेबल हो उसको इम्प्लीमेंट करना, एम्फेसाइज करना जरूरी हो गया है। द कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, हम क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से ऐसा कंसल्ट करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रासेप्शन हमेशा रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेन अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। कॉन्सेप्शन, प्रेगनेंसी, इन सबको रोकने के लिए हम इसका यूज़ किया जाता है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड ईदर फॉर द प्रिवेंटेड प्रेगनेंसी, टू बी द डिले और स्पेस प्रेगनेंसी ड्यू टू अ पर्सनल रीजन। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे इन मेथड का यूज इसलिए कर रहा है, पर्सनल रीजन से अवॉइड कर रहा है, प्रेगनेंसी को डिले कर रहा है, नो डाउट द वाइड स्प्रेड यूज दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इतनी मेथड्स जो हमने अभी डिस्कस किया, ये अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। यही एक चीज़ है जो हमारी कंट्री को डेवलप कर सकती है, हमारी सोसाइटी को हेल्दी कर सकती है। हाउएवर दे पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक द नोजिया, इनके कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं, जैसे नोजिया है, एब्डोमिनल पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर इवन ब्रेस्ट कैंसर थ्रू आउट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। ये सारी चीज़ें भी इनमें आपको देखने को मिलेगा। अगर इनमें से आप क्या करते हैं, पिल्स का यूज़ करना, जैसे वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है, तो हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें भी हैं। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल से डिस्कस करने के बाद ही उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, हमने आज जो बर्थ कंट्रोल के बारे में चीज़ें पढ़ी कि कौन कौन से मेथड का हमने जितने मेथड्स पढ़े उनसे पता चला हमें कि हम क्या कर पाएंगे, बर्थ कंट्रोल को करने के लिए हम कौन कौन से मेथड कब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इन सारी मेथड्स का यूज़ करके हम अपनी सोसाइटी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी हमारे सामने होगी। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।